स्टार्ट कर। स्टार्ट हाँ सर, हाथ दिखाना स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाथ दिखाए सर, सर हाथ दिखाए। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ। आज हम लोग बीपीएससी 132 के अंतर्गत यूनिट 5 जो है ब्लॉक 5 के अंतर्गत यूनिट 15, 16 और 17 जो कि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है, और उसके अंतर्गत हम लोग ड्वाइट वाल्डो, पीटर डकर और एजरकल ड्रोर के विचारों को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, क्योंकि ये जो तीनों थिंकर्स हैं, ये तीनों थिंकर एक प्रकार से कोई नया विचार नहीं देते हैं। ये जो पहले के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रशासनिक चिंतन हुआ था, जो क्लासिकल अप्रोच था, चाहे वो बिहेवियरल अप्रोच था या फिर जो ह्यूमन अप्रोच था, उसके क्रिटिक के रूप में देखते हैं कि कैसे कैसे वो उनमें क्या क्या कमियां थी और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। और ये एक प्रकार से लोक नीति जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत इन तीनों प्रकार के विचारधाराओं का प्रयोग किया जाता है, उसकी ये आलोचना करते हैं और कैसे पब्लिक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए उसकी ये बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, लोक नीति होती क्या है। तो हम अगर इसको एक सामान्य शब्दों में देखें तो लोक नीति जो जनता की जो विविध मांग होते हैं, जो सरकार से जो उनके डिमांड्स होते हैं, तो उन डिमांड्स को, जो विविध मांगों एवं कठिनाइयों को जो दूर करने के लिए सरकार को बहुत सी नीतियां बनानी पड़ती हैं, और उन्हीं नीतियों को हम लोक नीति के रूप में देखते हैं, पब्लिक पॉलिसी के रूप में उसको हम देखते हैं। एक विचारक थे रॉबर्ट्स आइंस्टाइन। उनके अनुसार सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीजों से जो रिलेशन होता है वही एक प्रकार से लोक नीति होती है। जो लोक नीति होती है वो हमेशा लोगों के कल्याण के विषय में सोचती है। सरकार के पास जो सोसाइटी से या नागरिक सिविल सोसाइटी से जो डिमांड्स आती हैं, उन डिमांड्स पर सरकार कैसे रिस्पॉन्स करती है, कैसे उनको संतुष्ट करने का प्रयास पब्लिक पॉलिसी बनाकर करती है, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। एक अन्य विचारक हैं थॉमस आर डे। थॉमस आर डे के अनुसार सरकार जो कुछ भी करना चाहे या ना करना चाहे वही एक प्रकार से लोकनीति होती है। इसके डिफरेंशिएशन जो होता है कि क्या सरकार को करना है और क्या नहीं करना, ये एक प्रकार से पब्लिक पॉलिसी का मैटर होता है। एक अन्य विचारक हैं कार्ल जे फेड्रिक। इनके अनुसार लोकनीति एक निश्चित परिवेश के अंतर्गत एक व्यक्ति या समूह अथवा सरकार क्रियाविधि है उसको हम प्रस्तावित करते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम एक आम जन के भाषा में देखें तो हर परिवार या हर घर में कोई ना कोई नीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन चूंकि वो एक परिवार तक ही सीमित रहती हैं, इसलिए हम उसको लोक नीति के दायरे में नहीं रख सकते। जैसे कोई भी जो फैमिली होगा, उस फैमिली के अंतर्गत भी बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि हम कितना बजट एक महीने में कितना रुपए खर्च करेंगे। तो एक तो होता है कि कितना खर्च करेंगे, फिर उसका भी एक सब कैटेगरी किन किन सेक्टर्स पे हम कितना खर्च करेंगे, इसकी भी बात करते हैं। जैसे हम एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्च करेंगे, हम फूड पे कितना खर्च करेंगे, हम अन्य जो मनोरंजन की गतिविधियां हैं उस पे कितना खर्च करेंगे। तो एक प्रकार से उसका सेक्टरल डिवाइडेशन भी करते हैं। तो एक प्रकार से ये फैमिली के माध्यम से किया जाता है। लेकिन जो लोक नीति होती है ये एक प्रकार से बृहद कॉन्सेप्ट होता है। इसमें सरकार जो है वो समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखने का प्रयास करती है। पब्लिक पॉलिसी बनाते समय सरकार की यही कोशिश होती है कि जो समाज का जो सबसे निचला तबका है उसको कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके
लाभ के विषय में हम कैसे उनको भी मेन सोसाइटी में लाने का कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, इसका ध्यान दिया जाता है। तो एक प्रकार से देखें तो जो वस्तुतः जो लोक नीतियां होती हैं वो सरकारी निर्णय होते हैं, ये गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं, जो कि वास्तव में कुछ एम्स को जो लक्ष्य होते हैं या कुछ जो उनके उद्देश्य होते हैं उसकी पूर्ति के लिए एक प्रकार से एक्टिविटी अपनाई जाती है और उसी एक्टिविटी का परिणाम होती है पब्लिक पॉलिसी। तो लोक नीति को हमको समझने के लिए उसके कुछ बिंदु जो होते हैं, पॉइंट्स हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करनी पड़ती है। जैसे जो पब्लिक पॉलिसी होगी वो हमेशा किसी न किसी एम्स को लेकर किसी न किसी लक्ष्य को केंद्रित करके होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, अगर हम भारत के उदाहरण के रूप में देखें तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना प्रारंभ किया गया। तो इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं हम देखें तो लोगों की जो स्वास्थ्य स्तर है उसको ऊपर बनाना है। जैसे मातृ मृत्यु दर को कैसे कम करें, चाइल्ड डेथ रेशियो को हम कैसे कम करें। तो ये एक प्रकार से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, एक एम्स को आधारित करते हैं कि इस सन तक या इस ईयर तक हम मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, या फिर जो देश का एक अनुपात है उसको मातृत्व मृत्यु दर का उसको कम करने का प्रयास करेंगे, या चाइल्ड डेथ रेट जो है उसको प्रयास कम करेंगे, कैसे वो कम हो इसका हम प्रयास करते हैं। इसी प्रकार सरकार ने मनरेगा बनाया, तो मनरेगा भी एक प्रकार से पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा था और इस पब्लिक पॉलिसी के हिस्सा के अंतर्गत इसमें यह देखने का प्रयास किया जाता है कि कैसे जो मनरेगा के माध्यम से जो गांव का युवा है वो गांव में रह के या किस उस फैमिली का कोई भी मेंबर उसको अपना गांव ना छोड़ना पड़े, तो कैसे गांव का भी डेवलपमेंट हो जाए और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को भी अपने मूल स्थान से कहीं भी पलायन ना करना पड़े। तो इसका एक लॉन्ग टर्म का फायदा होता है। तो जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि कोई भी देश तभी समृद्ध हो सकता है जब वहां के गांव समृद्ध होंगे। तो अब्दुल कलाम के इस मिशन को फुलफिल करने के लिए एक तरह से मनरेगा बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि मनरेगा के माध्यम से हम लॉन्ग टर्म में गांव को इनरिच कर सकते थे और गांव को इनरिच करके हम वहां से पलायन को रोक सकते थे। तो शहरों में एक प्रकार से जो केंद्रीकरण हो जा रहा था मजदूरों का, उससे इसमें कम कर सकते। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो मनरेगा है, चाहे स्वास्थ्य मिशन है, या सरकार की जितनी भी अन्य पब्लिक पॉलिसीज है, वो एक प्रकार से लॉन्ग टर्म उद्देश्यों को लेकर चलती है। लॉन्ग टर्म में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त करने, क्या क्या लक्ष्य प्राप्त करने, उसका ध्यान रखा जाता है। लोक नीतियों का जो निर्माण एवं कार्यान्वयन है वो जन सामान्य के हित के लिए सरकार विचाराधीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस सोसाइटी में किस चीज की डिमांड्स ज्यादा क्रिएट हो रही है और उस सोसाइटी के डिमांड्स पर सरकार क्या फीडबैक प्राप्त कर रही है और उस फीडबैक को प्राप्त करने के बाद उस पर क्या पब्लिक पॉलिसी या डिसीजन ले रही है, इसका ध्यान रखा जाता है इसके अंतर्गत। इसके साथ देखें जो लोक नीतियां होती हैं वो सरकारी निकायों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती है। यद्यपि गैर सरकारी लोग और अभिकरण भी नीति निर्माण प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको सिविल सोसाइटी होते हैं या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, इन सभी की कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं और उन डिमांड्स पे कैसे रिएक्ट करे सरकार, इसका ध्यान रखने की बात की जाती है इसमें। एक अन्य जो विशेषता होती है पब्लिक पॉलिसी की, वो होती है कि जो लोकनीति वह है जो सरकार वास्तव में करती है बजाय इसके कि सरकार क्या करना चाहती है। ऐसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चुनाव के समय में तो बहुत सारे लॉफ्टी प्रॉमिसेस करते रहती है, लेकिन सरकार के में आने के बाद जब यथास्थिति का उन्हें ज्ञान होता है और देश की सभी नीतियों और उनके इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे,
तो ऐसे समय में सरकार उन सभी लॉफ्टी प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर सकती। तो कहा जाता है कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है, वो सरकार वास्तव में क्या करती है वो होती है, न कि सरकार वास्तव में क्या करना चाहती थी वो नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता होती है पब्लिक पॉलिसी की। इसके साथ जो पब्लिक पॉलिसी की जो अन्य विशेषता होती है, लोकनीति अपने सकारात्मक रूप में नियमों पर आधारित होती है, रूल्स पर आधारित होती है और इसलिए प्राधिकारिक होती है। इसके पीछे कानूनी स्वीकृति होती है, क्योंकि जो भी पब्लिक पॉलिसी होती है वो एक प्रकार से पूरा प्रोसेस का, लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव का, सभी प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद कोई भी पॉलिसी बनती है। तो इसके पीछे क्या होता है, एक प्रकार से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो पूरा किया जाता है और वो फॉलो करने के कारण वो एक प्रकार से उसको कानूनी स्वीकृति होती है और कानूनी स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई भी पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। तो ये इन विशेषताओं को ये पब्लिक पॉलिसी का एक भाग माना जाता है। इसके साथ जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो हमेशा लोक हित पर आधारित होती है, पब्लिक इंटरेस्ट को पूरा करने की बात होती है इसमें। जो पब्लिक पॉलिसी होगी वो हमेशा, जैसे वर्तमान में हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य होता है कि सरकार की जो नीतियां हो उसमें समाज का एक बृहद तबका उससे लाभ प्राप्त करता हो और हमेशा जो लोक कल्याणकारी राज्य वो लोक हित से ही अपने आप को रेगुलेट करे और उसमें जनता का हित सर्वोच्च हो। कैसे जो जो कानून बनाए जाए वो, जैसे भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी एक प्रकार से लोक कल्याण को ही सुनिश्चित करते हैं। तो कानून बनाते समय उन सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ यद्यप क्या कहते हैं, व्यक्ति या समूह की भूमिका तो होती है पब्लिक पॉलिसी को बनाने में, लेकिन ये मुख्यतः सरकारी संस्थाओं द्वारा ही बनाया जाता है और लोक नीति पब्लिक पॉलिसी के निर्माण में गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, लेकिन लोक नीति के निर्माण में सरकारी संस्थाओं और सरकार में कार्यरत जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी प्रमुख भूमिका होती है। इसके साथ जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो एक जटिल प्रोसेस को फॉलो करके बनती है, क्योंकि सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि सोसाइटीज में क्या किस चीज की डिमांड्स हैं और उस डिमांड्स पे फिर अध्ययन किया जाता है कि किस चीज की डिमांड से क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, उसका पूरा अध्ययन करना पड़ता है और उस पूरे अध्ययन करने के बाद उस पे कुछ निर्णय लेने की कंडीशन में सरकारी कर्मचारी आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना अभी होती है कि किसी लोकनीति से किसी प्रकार का अन्याय उपस्थित हो जाए, तो किसी प्रकार का इंजस्टिस किसी भी सोसाइटी के किसी भी क्लास के साथ ना हो, इसका बहुत ही बड़े स्तर पर ध्यान देना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है तो उसको बनाने में एक बहुत ही जटिल प्रोसेस का सामना करना पड़ता है और उसमें कई एलिमेंट्स भाग लेते हैं, तब जाके कोई भी पब्लिक पॉलिसी फॉर्म का रूप ले लेती है और उस समाज में उसका एक प्रकार से इनोवेशन किया जाता है। तो एक अन्य वो दिशा निर्देश रेखांकित करता है, जैसे मनरेगा ही बना दिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन योजना जो लागू की गई, इसमें ये मेनली रूप से ध्यान दिया जाता है कि किस सेक्टर में कहां पे किसको फोकस करना है और उनको दिशा निर्देश उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है और उसके बाद जब दिशा निर्देश तय हो जाते हैं तो फिर जाके कुछ सब रूल्स बनाए जाते हैं उस पब्लिक पॉलिसी को फॉलो कराने के लिए। तब जाके ये जो पब्लिक पॉलिसी बनाए जाते हैं तब ये जाके कुछ लेवल पे सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि सभी पब्लिक पॉलिसी सक्सेस ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके सक्सेस होने की जो गारंटी होती है वो बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है कि उसको कितना स्टडी करके वो पब्लिक पॉलिसी बनी है, उस पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, क्या उसमें करप्शन तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं तब जाके कोई भी पब्लिक पॉलिसी एक प्रकार से सफल हो सकती है। और जो पब्लिक पॉलिसी होती है इसका एक सबसे बड़ा था कि फ्यूचर को भी इसमें ध्यान रखा जाता है।
वर्तमान में जो सोसाइटी से डिमांड्स है उसके ऊपर तो रिएक्ट करके पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन ये हमेशा उसका एक पैरेलल रूप से उस पे एक अध्ययन किया जाता रहता है कि ये फ्यूचर में कैसे ये पब्लिक पॉलिसी अपने गतिविधियों को संचालित करेगी, और इसमें भविष्य की अनिश्चितता को भी ध्यान में रखा जाता है। भविष्य में किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा उसको भी लेकर इसमें स्टडी किया जाता है। तो पब्लिक पॉलिसी प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी ध्यान में रखते समय इसके फॉर्मुलेट करते समय इसका ध्यान रखा जाता है। एक अन्य विशेषता होती है, इसमें विभिन्न निकायों एवं प्राधिकरणों का भी योगदान होता है। जो लोकनीति के निर्माण में समाचार पत्र, बुद्धिजीवी लेखक, जो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं वो, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो, पॉलिटिकल ग्रुप, इसके साथ इंटरेस्ट ग्रुप, इस जुडिशरी के लोग, इन सब का एक प्रकार से जाने अनजाने इस पब्लिक पॉलिसी के वो सभी पार्ट होते हैं। और इस पब्लिक पॉलिसी को जो डिजाइन तैयार किया था इसमें इन सभी लोगों की भूमिका होती है, तब जाकर कहीं कोई पब्लिक पॉलिसी एक प्रकार से सफल हो पाती है। तो इतनी ये सारी विशेषताएं पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत हमें जाननी चाहिए। आइए देखते हैं कि पब्लिक पॉलिसी का क्या सिग्निफिकेंस है या पब्लिक पॉलिसी का स्टडी क्यों आवश्यक है। हम जैसे बात करते हैं कि वर्तमान में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इस वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में जो पब्लिक पॉलिसी का जो नेचर है वो डे बाय डे बहुत ही जटिल होता जा रहा है, और जब एक जटिल प्रोसेस का हमें सामना करना है उसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक उसका स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि बिना सिस्टमेटिक स्टडी के पब्लिक पॉलिसी सक्सेस नहीं हो सकती है। और जो डेवलपमेंट एक्टिविटी में जो स्टेट का जो रोल बढ़ रहा है, और उस रोल बढ़ने के कारण पब्लिक पॉलिसी के स्टडी पर भी हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित करना पड़ता है, क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसी है वो एक दिन की बात नहीं होती है, उसमें बहुत ही सारा रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी कैसे सफल हो सकती है और कैसे अगर उसमें किस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो असफल हो जाएगी। तो एक जटिल प्रोसेस होता जा रहा है, जिसके कारण हमें पब्लिक पॉलिसी का एक बहुत ही बृहद स्तर पर अध्ययन करना पड़ता है। जैसे हम अधिकांश विकसित तथा जो साथ ही साथ जो विकासशील देश है वो समय समय पर नीति के निर्धारण और उनके क्रियान्वयन का एक प्रकार से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन और उस पर शोध करते रहते हैं। अतः लोक नीति के निर्माण में जो बदलते परिवेश हैं, जैसे हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी उसका डे बाय डे भूमिका बढ़ती जा रही है, और टेक्निक्स का प्रयोग हम अपने डेवलपमेंट एक्टिविटी में डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है पब्लिक पॉलिसी को बनाते समय, क्योंकि वो केवल मानवीय आधार पर ही कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, उसमें फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उससे कैसे मनुष्य प्रभावित होगा उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन सारी चीजों के कारण पब्लिक पॉलिसी का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है वर्तमान समय में। अगर हम लोग या पब्लिक पॉलिसी के टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टाइप्स है वो है तात्विक अथवा सारगत नीतियां। जो ऐसी नीतियों का उद्भव संविधान से अथवा समाज की आवश्यकता से होता है कि सोसाइटी को किस चीज की नीड्स है, अभी हमें किस चीज को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो इस टाइप के जो नीड्स होते हैं वो किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होते, बल्कि पूरे समाज से संबंधित होते हैं। उसमें कैसे एजुकेशन का कैसे एक प्रकार से मैनेजमेंट करना है। उदाहरण के रूप में अगर हम भारत का एग्जांपल लें तो भारत में लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, तो शिक्षा का प्रबंध करने की जरूरत पड़ी। कैसे गांव में जो लोग स्कूल्स नहीं जा रहे उनको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि वो स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो हम ये जितनी भी पॉलिसीज उसमें देखते हैं, चाहे वो मिड डे मील योजना हो, चाहे उनको फेलोशिप देने की बात हो, चाहे उनके जितने भी सरकार उनको फैसिलिटी दे रही है, उसमें कैसे रोजगार का क्रिएशन होगा, कैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सभी लोग सहयोग देंगे,
कैसे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, ये सारी प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत ध्यान दी जाती है। और इन नीतियों को बनाते समय, पब्लिक पॉलिसी को बनाते समय इन सभी चीजों को अध्ययन करना पड़ता है, और अध्ययन करने के पश्चात ही कोई भी जो तात्विक या सारगत नीतियां बनाई जा सकती हैं। इसके साथ आप देखते हैं कि कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज भी बनाई जाती है। कि किसी भी देश को संचालित करने के लिए एक प्रकार का रेगुलेशन की भी आवश्यकता होती है। अगर नियंत्रण ना हो तो कोई भी देश कभी भी किसी गंभीर परिस्थिति का में पड़ सकता है। उदाहरण के रूप में ही देखें, जो 2008 की मंदी आई थी और उस मंदी से विश्व के सभी देश प्रभावित हुए थे, जिसे हम अमेरिका का सब प्राइम संकट कहते हैं। उस अमेरिका के सब प्राइम संकट ने विश्व के सभी देशों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। जो सब प्राइम संकट था वो एक प्रकार से अमेरिका के बैंकों के द्वारा कुछ ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी लोन दिया गया था, जो कि उन लोन का वो समय पर चुकता नहीं किए। और जब बैंकों ने उनसे रिकवरी की बात की तो उन लोगों ने बोला कि हमने जो लोन लिया था वो एक प्रकार से हाउस लोन के रूप में लिया था, और मेरे पास इसमें उस हाउस लोन को चुकता करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप मेरा घर ले सकते हैं। तो बैंक्स ने उसमें सभी घरों की रिकवरी की, लेकिन एक साथ इतने ज्यादा घर की रिकवरी हुई कि उसके बाद से घरों के भी जो दाम थे वो भी कम हो गए, और घरों के दाम भी कम होने के कारण बैंक को अपना जो रिटर्न था वो भी नहीं मिला। जो हाउसिंग सेक्टर था उसमें भी एक प्रकार से मंदी आई। तो इन सब संकट के कारण विश्व वहां अमेरिका के जो बैंक है वो धीरे डे बाय डे डिफॉल्टर होने लगे, और बैंक के डिफॉल्टर होने के कारण वो अमेरिका का जो सब प्राइम संकट था वो विश्व के सभी देशों के ऊपर पड़ने लगा। क्योंकि जो अमेरिका का रेपो था बैंकों का वो कुछ बहुत अच्छा था, जिसके कारण विश्व के सभी देश के लोगों ने उस बैंकों में अपना इन्वेस्ट किया था, और उस इन्वेस्टमेंट के कारण जब बैंकों का डिफॉल्टर होना शुरू हुआ तो जब लोग पैसा निकालने गए तो बैंक डिफॉल्ट हो चुके थे, जिसके कारण लोग एक प्रकार से उनके पैसे भी डूबे, और इन पैसों के डूबने के कारण ही पूरा विश्व उस समय मंदी के दौर में आ गया था। तो इसी के कारण कहा जाता है कि कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज भी बनाई जानी चाहिए, और उस समय ये सबसे महत्व की बात है कि भारत में उस मंदी का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसके जो पीछे कारण दिया जाता है वो यही कहता है कि यहाँ के जो बैंकों के ऊपर जो आरबीआई का रेगुलेशन था, बैंक एक अनलिमिटेड सीमा में किसी को भी लोन नहीं दे सकते थे। उसके लिए बैंकों को कुछ निश्चित मानकों को फॉलो करना होता था, तो बैंकों ने ज्यादा लोन नहीं दिया हुआ था। और उसी समय इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसकी सबसे ज्यादा भूमिका हुई। और इसके साथ साथ जो मनरेगा था, मनरेगा के द्वारा भी जो ग्रामीण सेक्टर में जो डिमांड्स क्रिएट हुए उसके कारण भी भारत के ऊपर मंदी का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा गया। तो सरकारों को अपनी पॉलिसी बनाते समय कुछ रेगुलेटरी नीतियां भी बनानी पड़ती हैं, और इन रेगुलेटरी नीतियों का संबंध मेनली जो होता है वो ट्रेड से और ट्रेड सिक्योरिटी से, इन सभी चीजों से होता है। और इसके अंतर्गत हम भारतीय रिजर्व बैंक, निर्वाचन आयोग, राज्य यातायात आयोग, इन सभी की गतिविधियों को देखते हैं। ये एक प्रकार से देश के लोगों के ऊपर कुछ रेगुलेशन बनाते हैं कि इन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। फिर इसके साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं, और इन डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज के माध्यम से जो समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है। एक्चुअली हम जब देखते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं दो वर्ग दिखते हैं। जो एक वर्ग होता है जो अपनी बेसिक नीड्स को आसानी से पूरा कर सकता है, जबकि समाज में एक ऐसा तबका भी होता है जो अपने बेसिक नीड को आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके लिए भी सरकार को आने पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज के माध्यम से जो सरकार होती है वो समाज के विशिष्ट वर्ग को जरूरतों की पूर्ति करती है, और ये मेनली जो होता है वो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पे होता है। जैसे अगर वर्तमान में देखें तो हम अगर जितने भी हेल्थ सर्विसेज दिए जा रहे हैं, चाहे वो वर्तमान में कोरोना का टीका ही फ्री में लगाने की बात हो,
चाहे कुछ दिन पहले हम देखें पोलियो का पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो टीके लगाए जा रहे थे। इन सभी के माध्यम से एक प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज थी कि ये सभी समाज के वर्गों को भी स्वस्थ रहने का एक अधिकार है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास दिए जाते हैं या आंगनबाड़ी में जो पुष्टाहार दिए जाते हैं, जितने भी ये स्कीम्स चलाए जाते हैं, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव नीतियों के अंतर्गत ही चलाए जाते हैं। तो पब्लिक पॉलिसीज के अंतर्गत इन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं कि कैसे पब्लिक पॉलिसीज को लोगों के कल्याण के लिए कैसे उसमें क्या योगदान हो सकता है, इसको ध्यान रखा जाता है मेनली पब्लिक पॉलिसी। अब आते हैं इसके अंतर्गत हमको ड्वाइट वाल्डो के विचारों का भी अध्ययन करना है। ड्वाइट वाल्डो, पीटर डकर और एचकल ड्रोड के विचारों का अध्ययन करना है। बेसिकली जो ये तीनों विचारक हैं, ये इन्होंने कोई अपना विचार नहीं दिया, बल्कि जो तत्कालीन समय में जो जितने भी थिंकर्स थे, उन विचारों, जो क्लासिकल थिंकर्स हो या मनोवैज्ञानिक विचारक हो या मोटिवेशनल थ्योरिस्ट हो, उनके सभी का इन्होंने आलोचना किया, क्रिटिक किया है। और जस्ट लाइक ये कमेंटेटर हैं कि उन्होंने उनके विचारों के ऊपर इन्होंने कमेंट्स किया। तो आइए सबसे पहले ड्वाइट वाल्डो ने अपने क्या योगदान दिया, डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या बोला इन्होंने क्लासिकल थिंकर्स के ऊपर क्या बोला, इन्होंने पब्लिक पॉलिसीज कैसे समाज को प्रभावित करती है उसके बारे में क्या बोला, आइए उसका देखते हैं। उसके पहले हम इनका कुछ बेसिकली क्या इन्होंने किस प्रोफेशन को अपनाया और किन परिस्थितियों में अपने विचार दिए, उसका अध्ययन कर लेते हैं। ड्वाइट वाल्डो का जन्म 1913 में अमेरिका के नेब्रास्का क्षेत्र में हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर काम करना शुरू कर दिया था। जब ये प्रोफेसर का काम कर रहे थे, उस समय भी ये अमेरिका के साथ साथ अन्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एज ए प्रोफेशनल ये कई प्रकार के कार्यों को संचालित कर रहे थे। और उसके अंतर्गत इन्होंने रिसर्च के साथ साथ प्रोफेसर के रूप में काम करने से विभिन्न बुकों का पब्लिकेशंस किया। और इन विभिन्न बुक्स का पब्लिकेशन में इन्होंने पूरा अपना विचार दिया। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति थी, जो मैक्सिमम टाइम चाहे वो सिविल सर्विस के एग्जामों से और नेट का एग्जाम हो, चाहे हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि इन्होंने द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स करके एक किताब लिखी। वैसे तो इनके कुल 9 बुक्स पब्लिश्ड हुए, लेकिन उस सभी बुक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है वो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स है। और ये बुक इतना इंपॉर्टेंट था ये कि बाद में चलकर ये डॉक्टरल थीसिस के रूप में भी पब्लिश हुआ। और बाद में जो अन्य जो किताबें इन्होंने लिखी, उसमें इन्होंने द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा। जो एक अन्य इनकी बुक्स है वो है द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, जो 1971 में पब्लिश हुई। इसके साथ इन्होंने डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हाइपोक्रेसी करके एक बुक लिखा, जो कि 1977 में पब्लिश हुई। इनका मानना था कि जो पॉलिसी और जो राजनीति की जो डाइकोटमी थी, और जो कि वुड्रो विल्सन ने जो बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रहना चाहिए, इन्होंने इसका बहुत ही बड़े स्तर पर क्रिटिसिज्म किया। इनका मानना था कि पॉलिसीज और पॉलिटिक्स को हम पूर्णतया पृथक नहीं कर सकते। और इन्होंने विल्सन, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर माने जाते हैं, उनके जो ये मेन कॉन्सेप्ट था, उनका सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये था कि पॉलिसीज और पॉलिटिकल को कैसे अलग करें। इन्होंने बोला कि अगर हम मानव सभ्यता के दौर में भी जाएं, तब भी हम इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से ही एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके साथ जो लोक प्रशासन को प्योर साइंस के रूप में देखने की जो बात अन्य थिंकर्स कर रहे थे, उनका भी इन्होंने क्रिटिसिज्म किया। और इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सोशल साइंस के रूप में देखने की बात की,
इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी प्योर साइंस नहीं हो सकता है, इसका स्टडी बेसिकली सोशल साइंस के रूप में ही किया जाना चाहिए। विल्सन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स में जो विचार दिए उसको कई पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। जैसे इन्होंने इंट्रिंसिक टेंशन बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी की बात की है उस किताब में। इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो डाइकोटमी थी जिसकी बात विल्सन ने की थी उसको एज फाल्स बात की। उन्होंने बोला ये फाल्स है, इसको अलग बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे विल्सन का मानना था कि जो रूल बनाना है किसी भी देश के लिए, जो रूल बनाया जाता है वो पॉलिटिक्स की भूमिका है, वो राजनीति की गतिविधि के अंतर्गत आता है, जबकि पॉलिसीज को लागू करना वो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधि है। इन्होंने फिर बोला कि जो गवर्नमेंट कैन नॉट रन लाइक बिजनेस, ये भी एक प्रकार से विल्सन का जो बोला था कि बात उन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रकार से व्यापारिक गतिविधि के रूप में बात की जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने ट्रिपल ई का कॉन्सेप्ट दिया। इनका मानना था कि इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस का ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी जो बात है वो पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ दोनों में लागू होने की बात करते। कहते दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते, और लोक प्रशासन को हम एक व्यापारिक गतिविधि के रूप में हम कभी अध्ययन नहीं कर सकते। इसके साथ इन्होंने जो साइमन का जो विचार था कि फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी, उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। कहा कि ये साइमन का जो कॉन्सेप्ट है ये सभी प्रकार के राज्यों में लागू हम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्डो ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रकार से कला के रूप में माना, मोर देन साइंस। उन्होंने कहा साइंस ये ज्यादा नहीं है बल्कि ये कला है, इसको एक आर्ट सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक प्रकार से विल्सन के द्वारा जो अध्ययन किया गया था, इन्होंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इनका मानना था कि मानवीय सभ्यता और प्रशासन दोनों का उद्भव और प्रैक्टिस साथ साथ हो रहा था। हम इसकी कभी किस सभ्यता के किसी भी चरण में इसके अलगाव की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मानना था कि जो प्रशासन है और जो सभ्यता है दोनों एक साथ को एग्जिस्टेंस करते हैं, दोनों एक साथ अस्तित्व में रहते हैं और एक दूसरे को नरिश भी करते हैं। सभ्यता और प्रशासन एक दूसरे के बिना अलग अलग रूप में इसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि दोनों का अध्ययन एक साथ करना चाहिए, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और प्रभावित भी एक दूसरे से होते हैं और एक दूसरे को नरिश भी करते हैं। सभ्यता प्रशासन को प्रमोट कर सकती और दोनों एक प्रकार से मानवीय गतिविधि के विकास में योगदान देते हैं, और सिविलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर दोनों एक साथ चलते रहते हैं। जैसा उन्होंने कहा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, उन्होंने कहा कि जैसे प्रशासन और राजनीति जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जैसा था, उसी समय से हम एक दूसरे को इन दोनों गतिविधियों को एक साथ चलता हुआ देख सकते हैं। तो वर्तमान समय भी उसी प्रकार के व्यवस्था को हम एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति में एक प्रकार देखते हैं। उनका मानना था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में योगदान जो अन्य विचारकों ने, जैसे क्लासिकल थ्योरी कहते हैं कि हेनरी फ्योल ने, फ्रेडरिक टेलर ने, गुलिक तथा उर्विक ने, इसी प्रकार जो नियो क्लासिकल थे, जो हाथॉर्न प्रयोग जो एल्टन मेयो के द्वारा किया गया, जो बिहेवियर मॉडल थे जो कि मार्च एंड साइमन के द्वारा दिया गया, इन सभी का इन्होंने एक प्रकार से आलोचना किया और इन सभी विचारकों के आलोचना करने के साथ कुछ कुछ सुधार करने की बात की। इसलिए इनके विचार को एक प्रकार से रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में भी देखा जाता है। क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत कौन कौन से रिफॉर्म किए, इनका मानना था कि जो एक प्रकार से कैसे लीडरशिप क्वालिटी को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, तो इसके लिए इन्होंने एग्जीक्यूटिव लीडरशिप क्वालिटी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन,
एजुकेशन और रिफॉर्म, इतने सारे चीजों को एक साथ रेगुलेट करने की बात की। और जो विल्सन का जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी था, इसकी भी इन्होंने आलोचना की। और एक सिंपल जो जेनरिक मैनेजमेंट ओरिएंटेशन था, जैसा कि लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ड का सिद्धांत दिया था, टेलर ने जो पीस रेट सिस्टम की बात की थी, जो हेनरी फेल ने अपने 14 सिद्धांत दिए थे, इन सभी सिद्धांतों का उन्होंने बोला कि ये केवल हर समय मैनेजमेंट और सिद्धांत देने से ही काम नहीं हो सकता, उसको प्रैक्टिस में कैसे लागू किया जाए और कैसे उसके समाज के पॉलिसी बनाने में उन सभी का योगदान हो, इसका ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि केवल सिद्धांत और प्रबंधन के विचार देने में ही इसका ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। इसके साथ इन्होंने इम्फेसिस ऑन सेंट्रलाइजेशन की बात की, जो हेनरी फेल के जो 14 सिद्धांत में भी केंद्रीकृत था, इसके साथ जो क्लासिकल अप्रोच में भी सेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी, लेकिन वाल्डो और ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। उन्होंने बोला कि जब तक पब्लिक पॉलिसी जो होगा वो समाज के सबसे निचले तबके तक फायदा नहीं पहुंचाएगा, जब तक पब्लिक पॉलिसी बनाने में उनकी भूमिका नहीं होगी, तब तक हम पॉलिसीज का लाभ सभी प्रकार समाज के सभी वर्गों तक हम नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ साथ वाल्डो ने जो तत्कालीन समय में जो कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी थी, उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वुडरो विल्सन उस समय उन्होंने जो अपने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव का जो अध्ययन किया था उन्होंने यूरोप और अमेरिका के विचारों में, तो उसमें लागू करने समय उनको ये पता था कि अमेरिका में चूंकि लोकतांत्रिक प्रणाली थी और यूरोप में कहीं ना कहीं मोनार्की सिस्टम थी, तो वो यूरोप की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली को तो अमेरिका में लागू करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो इसका भी ध्यान रखते थे कि अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें कि पब्लिक ओपिनियन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, वो कहीं से भी इफेक्टिव ना हो। एक प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी जो विचारक होता है, जब किसी भी चीज की आलोचना करता है तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में वो आलोचना करता है। और हर चीज उनका जो क्लासिकल थिंकर्स का आलोचना करने का जो अप्रोच था, उसमें उन्होंने इसके पीछे जो कारण दिया, उन्होंने बोला कि हर चीज में जो क्लासिकल थिंकर्स होते हैं वो सिद्धांत लाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वो एक जनरलाइजेशन कर देते हैं थिंग्स का, और हमेशा प्रिंसिपल्स कॉमनलिटीज की बात करते रहते हैं। और रेशनलिटीज हमेशा कहते हैं कि रेशनलिटीज हमेशा नहीं लागू कर सकते। अगर हम उदाहरण के रूप में ही देखें तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 2000 रुपए दिए जाते, और वृद्धावस्था पेंशन या मातृत्व पेंशन के नाम पे 500 रुपए दिए जाते। समाज का एक तबका ये कह सकता है कि 2000 रुपए या 500 रुपए देने किसी भी प्रकार से रेशनल नहीं है, लेकिन जिससे भी मिलता है उसको कहीं ना कहीं वो लाभ प्रदान करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 2000 रुपए या 500 रुपए कहीं रेशनल आधार पर ये पैसे कम लगेंगे, लेकिन जिसको भी मिलती हैं उनको ये अधिक लगते हैं, उनको खुशी का अनुभव इससे हो सकता है। तो हर गतिविधि में रेशनल होना ये भी कहीं से भी हर समय जस्टिफाई नहीं हो सकता है। और जैसा कि क्लासिकल थिंकर हर समय इफिशियंसी बढ़ाने की बात करते हैं, वर्ल्डो का मानना था कि इस इफिशियंसी बढ़ाने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज को खो रहे हैं, एथिक्स को खो रहे हैं, और हर समय हम ऐसी इफिशियंसी का क्या कर सकते हैं जो वैल्यू लेस हो। तो इस आधार पर भी इन्होंने क्लासिकल थिंकर्स की आलोचना की थी। सबसे ज्यादा जो इनका आलोचना थी वो प्रशासन और राजनीति के अलगाव पर थी।
उनके अनुसार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बजट बनाते समय भी हम, और कोई भी जो बजट बनाते हैं, जैसे केंद्रीय सरकार जो बजट बनाती है, उस समय भी उसमें वित्त सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, जो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, उसका उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इनका मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को हमेशा अलग नहीं कर सकते, जबकि जो क्लासिकल अप्रोच वाले थे या वुडरो विल्सन थे, वो हर समय इनके अलगाव की बात करते हैं। हम ये है कि किसी भी जो निर्णय को उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन हर समय उसका अलगाव नहीं कर सकते। जैसे क्लासिकल अप्रोच वालों ने सोचा होगा, अगर राजनीति और प्रशासन दोनों पॉलिसी को बनाएंगे और लागू करेंगे तो दोनों में विवाद की संभावना हो जाएगी। लेकिन विवाद की संभावना न हो, इसलिए हम पूरे प्रकार से हम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को अलग कर दें, ये भी नहीं संभव है। उनका मानना था कि लोकतंत्र को और प्रभावी बनाने के लिए हो सकता है इन्होंने अलग किया होगा, कि लोकतंत्र में जो एक प्रकार का उसका सेपरेशन ऑफ पावर होता है, कि जुडिशरी अपना काम करे, लेजिस्लेटिव अपना काम करे और एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, इस सिद्धांत पे काम करते। लेकिन ये हमेशा हम नहीं कर सकते। जैसे अगर जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को कार्यों को करती है, तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करती है। वो एक प्रकार से सेंट्रीपिटल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ना कि सेंट्रीफ्यूगल डेमोक्रेसी की। कि सेंट्रीपिटल जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात करना का सोचा जाता है, क्योंकि जब तक समाज के सभी वर्गों का कल्याण नहीं होगा, तब तक कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फ्यूचर में कैसा रोल है, इसकी भी बात कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक, इसमें जो ब्यूरोक्रेशन की भूमिका हो, एक प्रकार से कुछ कम होनी चाहिए, और भविष्य में प्राइवेट सेक्टर का महत्व बढ़ जाएगा। जैसे वर्तमान में भी हम देखें तो जो एनटीपीसी है, चाहे जितने भी रेगुलेशन, मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्राइवेट की भूमिका बढ़ रही है, और उससे एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी का जो महत्व है वो कम हो रहा है। उन्होंने बोला कि जो फ्यूचर में मिक्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट नेचर आएगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को हम एक साथ बढ़ता हुआ देखेंगे, और पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका का विस्तार होगा। ये सारी बातें ड्वाइट वाल्डो ने अपने जो क्रिटिकल अप्रोच के उसके अंतर्गत किया। लेकिन ड्वाइट वाल्डो की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने विचार देता है, उसमें कई बातों को ध्यान उसको रखना पड़ता है, लेकिन जो उनका विचार होता है वो कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्गों को प्रभावित नहीं करता। तो ड्वाइट वाल्डो की भी आलोचना की गई है। और ये सबसे बड़ी आलोचना तो वो है कि इन्होंने कोई नया विचार नहीं दिया, इन्होंने सभी वर्तमान व्यवस्थाओं पर केवल क्रिटिक किया, एज ए कमेंटेटर बात की। बोला गया कि ही इज मोर क्रिटिक एंड कमेंटेटर देन क्रिएटर। उन्होंने कोई अपने विचार नहीं दिए, और ये हर समय पब्लिक एड और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की अलगाव की बात करते रहे। और इन्होंने ये तो बताया कि ये बहुत ही ज्यादा आर्ट है, ये साइंस की तुलना में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आर्ट का अध्ययन कैसे किया जाए, किन परिस्थितियों में उसका अध्ययन करने की बात की जाती है, इसका इन्होंने कोई भी अध्ययन करने का तरीका नहीं बताया, जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। आइए हम अगले विचारक के रूप में पीटर ड्रकर को देखते हैं। पीटर ड्रकर भी एक प्रकार से देखा जाता है, इन्होंने जो अन्य विचारक थे उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया, उनके ऊपर कमेंट्री किया। जैसे जेनरिक मैनेजमेंट का इन्होंने विचार दिया, इन्होंने मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज किया, जो पब्लिक सेक्टर में जो नॉन परफॉर्मेंस एजेंसियां होती हैं उसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और डिफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट की इन्होंने बात की कि गवर्नमेंट जो होते हैं वो किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को ज्यादा फंक्शनल ठीक प्रकार से नहीं कर सके, और इसी के कारण इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट की भी बात की।
इनका जो दो कॉन्सेप्ट है एमबीओ और केडब्ल्यूओ, नॉलेज वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इन्होंने बात की। और इन सभी बातों को इन्होंने अपने जो बुक्स पब्लिश किए थे उसमें दिया था। और इनकी जो सबसे पहली बुक थी, इसको हम प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि 1954 में पब्लिश हुई थी। इसके साथ मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी इन्होंने बात की थी। इनकी जो सबसे अन्य फेमस बुक थी वो थी मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरीज, जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थिंकर्स, कैसे किस बेस पे इन्होंने क्लासिकल थिंकर्स की आलोचना की, इन्होंने भी डेमोक्रेसी की किस आधार पे आलोचना की, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की भी आलोचना की है। इनको किस आधार पे इनकी आलोचना की, इसका अध्ययन करते हैं। इन्होंने जो क्लासिकल थिंकर्स की जो आलोचना की, उन्होंने बोला कि ये क्लासिकल थिंकर्स थे, चाहे वो हेनरी फेयोल हो, टेलर हो, लूथर गुलिक हो, इन सभी ने ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल्स पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने हायरार्की थ्योरी कैसे काम करेगी, जैसे वन बेस्ट वे कैसे वर्क हो सकता है, जो टेलर ने पीस रेट सिस्टम की जो बात की थी, यूनिटी ऑफ कमांड की, इन्होंने इन सभी थ्योरीज की आलोचना की। इन्होंने बोला कि जो क्लासिकल थिंकर्स हैं केवल सिद्धांतों और संगठन कैसे काम करेगा इसमें ही रह गए, कैसे पब्लिक पॉलिसीज को बेहतर बना के समाज के सभी वर्गों का उसमें कल्याण सुनिश्चित किया जाए, ये इन थिंकर्स ने इसकी ज्यादा इसका बात नहीं की है। इन्होंने जो डेमोक्रेसी की जो आलोचना की, इन्होंने बोला कि जो डेमोक्रेसी है ये एक प्रकार से अनअकाउंटेबल होती और अनरिस्पॉन्सिव होती है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते, और उनका मानना था कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग चुनाव के दौर में बहुत सारे वैग प्रॉमिसेस करते रहते हैं। वो जब सरकार में नहीं होते तो जनता के साथ ढेर सारे वादे करते हैं, लेकिन जब सरकार में आने के बाद उन वादों को पूरा करने में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसको वो अपने जब वादे कर रहे होते हैं उस समय ध्यान नहीं रखते, और इस कारण से उन्होंने डेमोक्रेसी की भी आलोचना की। इसके साथ साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की भी क्रिटिसिज्म किया कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है देश में वो कैसे फंक्शन करता है, उनके फंक्शनिंग में क्या क्या कमियां रहती हैं। उनका मानना था कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, सबसे पहले तो बोला उन्होंने कि उनके पास बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे अगर हम एक जिले के अगर कलेक्टर की देखें तो उसके पास पूरा राजस्व कलेक्ट करने के साथ साथ कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन करना है, कैसे समाज के सभी वर्गों तक सरकार की जो लाभान्वित योजनाएं हैं वो पहुंचे, उसका भी ध्यान रखना है। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, और उस सारी डाइवर्सिटीज को ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही संचालित करना एक प्रकार से बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में। उन्होंने बोला कि जो इतनी ढेर सारी डाइवर्सिटीज है, इसके कारण ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी आ जाती। सभी गतिविधि को एक साथ संचालित करने के कारण वो सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, और उस रिस्पॉन्सिबल नहीं होने के कारण उनका जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ इन्होंने बोला कि ये मोर इनइफेंशियल है मोर देन पॉलिटिशियन। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव डालते हैं, और उस दबाव डालने के कारण भी वो इफेक्टिव उतने नहीं रह जाते, और इफेक्टिव नहीं रहने के कारण जो एक प्रकार से उनकी फंक्शनिंग है वो भी प्रभावित होती है। इन्होंने जो जेनरिक मैनेजमेंट की जो बात की,
इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात की जाती है, और कुछ चिंतकों ने जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जो अंतर किया है, ये अंतर भी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। और उन्होंने इसका उदाहरण अमेरिका से दिया। वर्तमान में भी अगर हम भारत के कुछ राज्यों में भी देखें तो ये प्रोसेस को हम देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिफरेंशिएट किया जाता है, ये प्रकार से कहीं एप्लीकेशन नहीं है। उन्होंने बोला कि इसका शुरुआत जो अंतर करने का शुरुआत है, ये 1930 के जो तीसा की महामंदी आई थी अमेरिका में, उसके बाद से हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि जो जो मैनेजर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, ये सबसे पहले अमेरिका में जो नगर निगम होते थे, वहां पे नगर निगम के अधिकारी को सिटी मैनेजर के रूप में कहा गया, और सिटी मैनेजर के वर्ड आने के बाद से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में अंतर करने की बात की गई। लेकिन उन्होंने बोला कि एक प्रकार जो सिटी मैनेजर होता था, वो भी एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होता था, वो कहीं से अलग नहीं होता था। लेकिन उनका मानना था कि जब 1930 की जो तीसा की महामंदी आई और जब उससे पूरा अमेरिका प्रभावित होने लगा, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने बोला कि ये मैनेजमेंट का फेल्योर है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। ये प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग वहां पे प्रयोग कर दिया। उन्होंने बोला 1929 के महामंत्री के दौर में जब उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की बात आई, तब दोनों में अंतर किया जाने लगा और मैनेजमेंट शब्द को बिजनेस मैनेजमेंट शब्द दिया जाने लगा, क्योंकि मंदी जो आई थी वो आर्थिक मंदी के दौर में थी, और इस आर्थिक मंदी को एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अपनी भूमिका का बचने की बात करने लगा, क्योंकि ये जो मंदी आई ये एडमिनिस्ट्रेशन के कारण नहीं आई है, बल्कि ये मैनेजमेंट के या बिजनेस मैनेजमेंट के फेल्योर करने के कारण आई। तो एक प्रकार से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अलगाव की बात करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो बात करते, बोथ आर इक्वल। विल्सन ने इसकी शुरुआत की थी सबसे पहले, लेकिन बॉल्डो इसको अलग नहीं मानते। उनका मानना था कि इसको अलग करके हम नहीं दे सकते। इसके साथ डॉयल वार्लो ने नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एजेंसीज की भी बात की। इन्होंने अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंतर्गत जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत सारे जनता के सामने लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं चुनाव के दौर में कि हमारी सरकार बनने का हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट्स आती है, जैसे वर्तमान समय में अगर हम दिल्ली में ही देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने भी जैसे बोला कि हम स्वास्थ्य के सेक्टर में हम एक प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे, वहां पे डॉक्टर्स को स्टेब्लिश करेंगे और वहां पे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसकी यथार्थ रियलिटी को देखें तो कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक कहीं बंद पड़े रहते हैं, कहीं पर्ची लगाने के लिए वहां पे कोई सुविधा नहीं होती। इवन अगर हम सेंट्रल लेवल पे भी देखें तो हम इतने ढेर सारे एम्स की स्थापना कर चुके हैं, लेकिन एम्स में भी अगर हम पर्ची लगाएं तो 6 महीने के बाद जाकर किसी का नंबर आता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो सभी सरकारें लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स तो बताते हैं कि हम स्वास्थ्य के सेक्टर में हम ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन हम उसका प्रैक्टिकल रूप में अगर देखें तो हम उसको उतना यथार्थ रूप में नहीं पाते। इसके साथ नॉन परफॉर्मेंस का और जो कारण बताते हैं, कहते हैं साइमल्टेनियसली जो मल्टीपल कार्य एक साथ किए जाते हैं, जो एक साथ सभी, जैसे वर्तमान में जब गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय कोई देखे तो उनके लिए भी एक साथ ढेर सारे सेक्टर्स के काम दिए जाते हैं और कई सेक्टर से उनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, और जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होने के कारण उनकी उस कार्य में कोई दक्षता नहीं दिख पाती है। इसके साथ उन्होंने बोला कि जो एक प्रकार से जो परकंसन का जो लॉ था कि एक
काम से हम दूसरे काम की जरूरत महसूस होती, जैसे अपनी भूमिका का विस्तार किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग ऐसे होते जो पार्किंसन के नियम को फॉलो करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे अंडर में 10 लोग काम करें, जहां पे हो सकता है कि 2 लोगों के कार्य करने से वो कार्य संचालित हो सकता था, लेकिन वहां पे 10 लोगों की जरूरत मान करते। इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि बिलीफ इन इमोर्टी एंड इनेबिलिटी ऑफ एबेंडन की भी बात करते, कि किसी भी कार्य को करते समय किसी की लापरवाही ना हो, ये हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, और इसके कारण कहीं न कहीं इमोरिटी और इनेबिलिटी आती है। इसका भी उन्होंने अध्ययन किया था नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एजेंसी के अंतर्गत। इन्होंने प्रिंसिपल्स की भी बात की, आलोचना करते हुए बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, ये हमेशा ये डोनेट करते हैं कि सिद्धांत में हमें क्या करना चाहिए, और इसी कारण पीटर डकर इसकी भी आलोचना करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पब्लिक पॉलिसीज के अंतर्गत पब्लिक पॉलिसीज के क्या चुनौतियां होती हैं, पब्लिक पॉलिसीज के क्या लक्ष्य होते हैं, इसको देखा। इसके साथ डॉयल्ड वाल्डो ने अपने पब्लिक पॉलिसीज के अंतर्गत क्या विचार दिए थे उसको देखा। फिर उसके साथ हमने पीटर डकर ने अपने कैसे पॉलिसीज को लागू करना चाहिए और लागू करने में क्या क्या चुनौतियां जाती हैं उसका अध्ययन करने की हम बात की है। तो इन सभी पब्लिक पॉलिसीज विचारकों के अंतर्गत हम इन सभी विचारकों को देखते हैं। जनरली हम देखें तो ये जितने भी विचारक हैं पब्लिक पॉलिसीज के, चाहे डॉयट वाल्डो हो, चाहे पीटर डकर हो या जोर हो, इन्होंने एक प्रकार से कमेंट्री की है कि कैसे पॉलिटिकल थिंकर्स की बात, जो क्लासिकल थिंकर्स है उन्होंने कैसे उन्होंने कमियां क्या थी उसकी बात इन्होंने की।